हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसन क्लासेस अबोर। आज के लिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है 43 किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप नोट करते जाना। मध्य प्रदेश जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा जंगल अगर पूछे जाए कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और अगर पूछे दूसरे नंबर पर कहाँ पाए जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो जंगल है वो भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर पूछे कि परसेंटेज के मामले में यानी कि प्रतिशत के मामले में पहले नंबर पे जो है जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं तो प्रतिशत के मामले में मिज़ोरम में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि मिज़ोरम में कितने प्रतिशत जंगल पाए जाते हैं तो वो आएगा 85.41%। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना। अगर पूछा जाए कि भारत का जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर, जो भारत का वन क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है, तो भारत का जो वन क्षेत्र है वो 21.67% है। जबकि भारत में अगर पूछा जाए कि वन प्लस वृक्ष ये दोनों मिलाकर पूछा जाए, अगर अकेला वन के मामले में, जंगलों के मामले में परसेंटेज पूछी जाए भारत में कितनी है तो 21.67% है। और अगर पूछा जाए कि वन प्लस वृक्ष, वृक्ष का मतलब है, वन का मतलब हो गया जैसे जंगल और वृक्ष का मतलब हो गया जैसे हमारे घरों में भी दरख्त पाए जाते हैं, उसके मामले में अगर परसेंटेज पूछी जाए भारत में कितनी है तो फिर उत्तर आएगा 24.56%। ओके स्टूडेंट, ये नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, और इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी बनते हैं। अगर वन के रिलेटेड, जंगल के रिलेटेड अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, ठीक है, तो फॉरेस्ट डे जो है ये कब मनाया जाता है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। और भारत में अगर पूछा जाए कि जंगल से संबंधित रिपोर्ट कितने सालों के बाद तैयार होती है, तो भारत में जंगल से रिलेटेड जो रिपोर्ट तैयार होती है वो 2 साल बाद रिपोर्ट तैयार होती है। इससे पहले 2017 में रिपोर्ट आई थी और 2017 के बाद 2019 में आई थी। और 2017 से लेकर 2019 के बीच की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो जंगलों का इजाफा हुआ था वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी नोट कर लेना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। ओके, और आपको बता दूं कि वन मंत्री जो है, भारत के वन मंत्री वो है भूपेंद्र यादव। तो नोट कर लेना, वो कौन है, भूपेंद्र यादव, ठीक है। और इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी आप नोट कर लो जंगलों से रिलेटेड। कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में जो वनों द्वारा पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग कवर होता है पूरे वर्ल्ड में अगर पूछा जाए कि जंगलों द्वारा पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जो है वो कवर होता है, तो वो लगभग 30%। अगर ऑप्शन में 30% ना हो तो 31% ऑप्शन में होगा, ठीक है, दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है फॉरेस्ट कवर वो कितना है, तो वो है, फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.54%। ओके, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपको बता दिया मैंने, मध्य प्रदेश में है। और भारत में जो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है वो 24.39% है, वो भी मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो अमेज़न नाम के जंगल है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे दक्षिण अमेरिका में। ओके, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अमेज़न जो जंगल है, अमेज़न नाम के जंगल वो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और अमेज़न जंगल जो है इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, और इन्हें जाना जाता है लंग्स ऑफ, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है क्योंकि इन जंगलों से हमें क्या मिलती है, इन जंगलों से हमें 20% ऑक्सीजन मिलती है। इन जंगलों से हमें क्या मिलती है, 20% ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका के काफ़ी देशों में फैला हुआ है अमेज़न के जंगल जो हैं। ये दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है और उनके किस किस देश में ये जंगल फैला हुआ है, अमेज़न जो है ये ब्राज़ील में फैला हुआ है, ब्राज़ील में 60%,
और पेरू में 13% लगभग, और कोलंबिया में 10% के करीब है। और इसके अलावा वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुआना, सूरीनाम, फ्रांस आदि में फैला हुआ है। ओके, और यहीं पर अमेज़न नदी भी है, और अमेज़न नदी जो है जो ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू इन देशों से होकर गुजरती है। और अमेज़न जो नदी है इसकी लंबाई जो है लगभग 7000 किलोमीटर तक की है। ये भी आप नोट कर लेना, 7000 किलोमीटर तक की है जो अमेज़न नदी है। ओके, और इसके अलावा जो है और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो बनते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लैक फॉरेस्ट जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि इन्हें काले वन कहा जाता है। काले वन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जर्मनी में। ओके, काले वन कहाँ पाए जाते हैं, जर्मनी में। और अगर जर्मनी ऑप्शन में ना हो तो फिर फ्रांस होगा, क्योंकि ये फ्रांस की बॉर्डर पर भी पाए जाते हैं। ओके, और जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। और जर्मनी की जो मुद्रा है वो है यूरो। ओके, जर्मनी की मुद्रा क्या है, यूरो। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो 2017 के अनुसार अगर देखा जाए 2017 के अनुसार सबसे कम जो है जंगल वो कहाँ पे थे, हरियाणा में थे। ओके, सबसे कम जंगल जो पाए गए हैं वो हरियाणा में पाए गए हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा आंतरिक ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा आंतरिक ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अब सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जब ऑप्शन आपको मिलेगी, जैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन हो सकती हैं। पहली ऑप्शन होगी जैसे बृहस्पति ग्रह, सेकंड ऑप्शन हो सकती है मंगल ग्रह, थर्ड ऑप्शन हो सकती है पृथ्वी ग्रह, और फोर्थ ऑप्शन हो सकती है शनि ग्रह। तो सभी स्टूडेंट इसमें बृहस्पति ग्रह पे ऑप्शन क्लिक करेंगे। जबकि उसने पूछा है कि आंतरिक ग्रह। ओके, बाहरी ग्रह नहीं पूछा, आंतरिक ग्रह अगर पूछे तो आंतरिक ग्रह का मतलब है जो अंदर के 4 ग्रह है। ओके, बाहर के 4 ग्रह नहीं। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा पृथ्वी। ओके, कौन सा आंतरिक ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, वो है पृथ्वी। और यहीं पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ओवरऑल में बताओ सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ओवरऑल में, तो ओवरऑल में अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछे फिर आएगा आंसर बृहस्पति। ओके, फिर क्या आएगा, बृहस्पति। क्लियर। अगर पूछे कि कौन सा आंतरिक ग्रह या अंदरूनी ग्रह सबसे बड़ा है, फिर तो आएगा पृथ्वी। अगर पूछे कि ओवरऑल में सबसे बड़ा ग्रह, या नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, फिर आएगा बृहस्पति ग्रह। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रहों का जो आकार है, ग्रहों का जो क्रम है वो आपको पता होना चाहिए आकार के अकॉर्डिंग। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो सूर्य है, सूर्य के अकॉर्डिंग जो ग्रह बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहला ग्रह है बुध, ठीक है, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, ठीक है, चौथा है मंगल, फिर आएगा बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर आएगा अरुण, और फिर आएगा वरुण। क्लियर। फिर क्या आएगा, वरुण। अगर इनमें पूछा जाए कि ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ग्रहों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में, पहले 4 जो है वो अलग हैं, अगले 4 जो लास्ट है वो अलग हैं। पहले 4 को आंतरिक ग्रह बोला जाता है, और लास्ट जो 4 है उन्हें बाहरी ग्रह बोला जाता है। और एक बात इम्पोर्टेंट है कि पहले जो 4 ग्रह है, जो आंतरिक ग्रह है, उन्हें ठोसीय ग्रह बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, ठोसीय ग्रह। और अगले जो 4 है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है गैसीय ग्रह। ओके, ओके स्टूडेंट। और ठीक है, पहले 4 को बोला जाता है ठोसीय ग्रह, और अगले 4 को बोला जाता है गैसीय ग्रह। अगर इसमें से पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, फिर आएगा बृहस्पति ग्रह, ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन आएगा, बुध ग्रह। ओके, और अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है, तो गर्म ग्रह आएगा मंगल ग्रह। ओके, और लाल ग्रह कौन सा आएगा, सॉरी, गर्म ग्रह अगर पूछा जाए तो शुक्र ग्रह आएगा, और लाल ग्रह आएगा मंगल ग्रह। ओके, और अगर पूछा जाए कि रिंग किस ग्रह के बनी हुई है, तो शनि ग्रह के रिंग बनी हुई है। क्लियर। और इसके अलावा और आपसे क्या पूछ सकता है, नीला ग्रह, नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी ग्रह है। नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी ग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किन ग्रहों के बीच में बने हुए हैं, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट बने हुए हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बने हुए हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बने हुए हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, तो जो पत्थर घूमते रहते हैं वो। क्लियर।
और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि ग्रहों का आकार बताएं। ग्रहों का आकार बताएं तो सूर्य ग्रहों का आकार अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद कौन सा आएगा, शनि। क्लियर। और शनि के बाद कौन सा आएगा, अरुण, फिर आएगा वरुण, फिर आएगा पृथ्वी, फिर आएगा शुक्र, उसके बाद मंगल, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, बुध। क्लियर। और इसमें यह आकार हो गया। और पहले जो 4 ग्रह है वो आपको मैंने बता दिया आंतरिक ग्रह होते हैं, और यहाँ ठोसीय ग्रह बोला जाता है उन्हें। और बाकी अगले 4 जो होते हैं वो बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह बोला जाता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि पहले 9 ग्रह होते थे। पहले कितने ग्रह होते थे, 9 ग्रह होते थे। लेकिन एक देश है जिसका नाम है चेक गणराज्य। ठीक है, एक देश है चेक गणराज्य। क्लियर। तो चेक गणराज्य है, उसकी राजधानी का नाम है प्राग। वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन 2006 में हुआ था। और उस सम्मेलन में ये कहा गया था कि एक जो ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो, ठीक है, प्लूटो जो ग्रह है वो ग्रहों की शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाएगा, इसलिए उसे बोना ग्रह या क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाएगा, और उसे क्षुद्र ग्रह का दर्जा दिया गया है। ओके, ये भी आप नोट कर लेना। क्लियर। और इसके अलावा ग्रहों के बारे में आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तटरेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तटरेखा को बोलते हैं कोस्ट लाइन। ओके, तटरेखा को बोलते हैं कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन, ठीक है। तो ये है गुजरात। गुजरात की कितनी है, 1214 किलोमीटर। और तटरेखा का मतलब क्या है, जो समुद्री लाइन के आसपास होती है, जो आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तो दूसरे पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर है तमिलनाडु, और चौथे पर है महाराष्ट्र। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, आप जो मैप लगाया हुआ है साइड में। ठीक है। और इसमें आपको तमिलनाडु 980 किलोमीटर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 980 नहीं, यहाँ पे आप 940 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 980 किलोमीटर जरूर है, लेकिन इसमें एक विवाद चल रहा है, और वैसे 940 मानी जाती है। ओके। और इसके अलावा यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भारत की तटरेखा टोटल कितनी है, तो भारत की कुल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है। और 7516.6 किलोमीटर किसकी है, अंडमान एंड निकोबार को जोड़कर। अंडमान एंड निकोबार को जोड़कर कितनी बनती है, 7516.6 किलोमीटर बनती है। और अगर अंडमान एंड निकोबार को निकाल दिया जाए, उसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है, तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा है 800 किलोमीटर। ओके। अब आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। अगर पूछे कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है, फिर तो आएगा 800 किलोमीटर। और अगर पूछे कि भारत की कुल तटरेखा कितनी है, फिर आएगा 7516.6 किलोमीटर। ओके। क्योंकि 7516.6 किलोमीटर है वो अंडमान एंड निकोबार को जोड़ता है। ओके। और 800 किलोमीटर में अंडमान एंड निकोबार जुड़ता नहीं है। ओके। और सबसे कम तटरेखा किसकी है, गोवा की है, जो कि 101 किलोमीटर है, 101 किलोमीटर। और दूसरे पर जो सबसे कम है वो है पश्चिम बंगाल की। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, तो वो है 74.04%। ओके। बाकी इसमें मैंने एक इमेज लगाई है, जो फ़ोटो लगाई है, इसमें आप आराम से पॉज करके नोट कर सकते हैं सभी चीज़ें। 1951 की कितनी है, 1961 की कितनी है, 1971 की कितनी है, या 81, 51। ठीक है। 2001, 2011 की जनगणना सभी आप नोट कर सकते हैं। और इनमें अगर पुरुष की पूछे जाए, तो पुरुष की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। ओके। साक्षरता दर का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। ओके। और इनमें अगर पुरुष की पूछा जाए, तो पुरुष की आएगा 82.14%, 82.14%। और अगर सिर्फ महिला का पूछे इसमें, तो महिला का आएगा 65.46%, जो पढ़े लिखी है। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कुल पूछे भारत की, तो 74.04%। अगर अकेले पुरुषों की पूछा जाए, तो 82.14%। और अगर महिलाओं की पूछा जाए, तो 65.46%। ओके। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वो एक ये भी बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए साक्षर जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं केरल में। भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में है। कितने हैं, 93%। ओके,
93%। और दूसरे पर लक्षद्वीप, दूसरे पर कौन है, लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप में कितने हैं, 92, 92%, ओके। और तीसरे पर पूछे तो मिजोरम, मिजोरम में है 91%, 91%। इसके अलावा भारत का अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व है 328 वर्ग किलोमीटर, ओके, 328 वर्ग किलोमीटर। और ये हो गया आपका साक्षरता दर। साक्षरता दर आपको मैंने बता दिया, साक्षरता दर क्या होता है। साक्षरता दर का मतलब है पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या इसमें पता चलती है हमें, ओके। इसके अलावा आपको इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा जो मैं बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए कि उच्चतम लिंग अनुपात जो सेक्स रेशो रहती है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की सेक्स रेशो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो वो केरल में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो है केरल में। केरल में कितनी है, 1084 बटे में 1000, यानी कि 1000 अगर मर्द है तो महिलाएं कितनी हैं, 1084, जो सबसे ज़्यादा है। और अगर पूछे कि सबसे कम जो है वो कहाँ पे है, तो सबसे कम जो सेक्स रेशो रहती है वो कहाँ पे है, हरियाणा में। वो कहाँ पे है, हरियाणा में। और हरियाणा में कितनी है, 879 हज़ार के पीछे 879 महिलाएं हैं, ओके। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि यूटी में सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो यूटी में है पुडुचेरी। तो यूटी में अगर पूछा जाए कि सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो पुडुचेरी। कितनी है, 1037 महिलाएं हैं 1000 मर्दों के पीछे, ओके। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे कम सेक्स रेशो कहाँ पे है यूटी का, अगर पूछा जाए तो फिर आएगा दमन। और दमन में 2011 के अनुसार कितनी है, 618, ठीक है, 618। और इसके अलावा अगर पूछे कि कुल भारत में सेक्स रेशो बताइए कितनी है, तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो है 943 बटे में 1000, ठीक है। कहीं पे आपको 943 मिलेगा, कहीं पे आपको 952 मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है, ओके। लेकिन ऑप्शन में जो मिलेगा वो दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो अगर पूछा जाए कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। और दूसरी बार कब हुई थी, 1881, 1881 में, ओके। और इसके बाद हर 10 साल के बाद जनगणना होनी शुरू हो चुकी थी, ओके। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1951 में। और अगर पूछे लास्ट जनगणना कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी, ओके। तो पहली बार 1872 में। और अगर पूछा जाए लगातार 10 साल बाद होने वाली पहली बार जनगणना, फिर 1881, ओके। और स्वतंत्र भारत की पहली बार जनगणना 1951। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था भारत विधाता, भारत विधाता। और जन गण मन को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, ये आपको सबको पता है। 52 सेकंड लगते हैं, कितने सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड लगते हैं। अब मान लो किसी को अगर जनगण मन पूरा नहीं आता और कोई फंक्शन है उसमें जनगण मन गाना भी ज़रूरी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको लास्ट की 4 लाइनें गाकर वो जनगण मन कंप्लीट कर सकता है। लेकिन लास्ट की 4 लाइनें कितने सेकंड में, ओनली 20 सेकंड, 20 सेकंड में गाकर पूरी कर सकता है। कहने का मतलब है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जनगण मन कितने समय में पूरा किया जा सकता है, अगर ऑप्शन पहली ऑप्शन जो 52 सेकंड लिखी है ये अगर ऑप्शन में ना हो, ये अगर ऑप्शन में ना हो, तो फिर ऑप्शन कौन सी होगी, फिर 20 सेकंड होगी, उस पर क्लिक करना है। ऐसे टेंशन मत लेना कि अगर 52 सेकंड नहीं है तो शायद क्वेश्चन गलत है तो ग्रेस मिलेगा, तो ग्रेस के चक्कर में मत रहना। आपको पता होना चाहिए अगर 52 सेकंड नहीं है तो 20 सेकंड ऑप्शन पर क्लिक किया जाएगा, ओके। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये शॉर्ट में गाया जाता है ना 20 सेकंड में, इसलिए, ठीक है। और 1911 में एक दिल्ली दरबार लगा था, तब 2 व्यक्ति आए थे, एक का नाम था जॉर्ज फिफ्थ, एक का क्या नाम था, जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। और उसकी पत्नी आई थी साथ में, रानी मैरी, इसका नाम था रानी मैरी। इनके स्वागत में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रगान गाया था, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसको क्या बोला जाता है, अमार सोनार बांग्ला, उसे क्या बोला जाता है, अमार सोनार
बांग्ला, ठीक है, आमार सुनार बांग्ला, तो ये भी आप नोट कर लेना। और अगर पूछे कि दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रगान किस देश का है, तो है ग्रीस, और ग्रीस इंग्लिश का वर्ड है और इसे हिंदी में बोलते हैं यूनान, और जिसमें लगभग 5 मिनट लगते हैं और इसमें 158 यानी कि 158 लाइनें होती हैं, ठीक है। और दुनिया में सबसे पहले जो है राष्ट्रगान वो अपनाने वाला अमेरिका था, और दूसरे पर भारत और तीसरे पर ब्रिटेन था, ओके। और इसके अलावा आप मुझे क्वेश्चन में बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो कौन सा था, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बिल धन विधेयक यानी है या नहीं, इस बात का निर्धारण कौन करता है? तो इस बात का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को क्या बोला जाता है? मनी बिल बोला जाता है। और इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उससे अगर पूछा जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगी कि कोई नहीं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ जो होती है वो कोई नहीं दिलाता, ओके। और कहीं पे आप ऐसे मत कर देना कि राष्ट्रपति दिलाता है। इसे को क्यों नहीं दिलाता कोई शपथ? क्योंकि ये जब लोकसभा का सदस्य बनता है उस वक्त ये लोकसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ले चुका होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नोट कर लेना, ओके। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि लोकसभा का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है, ओके। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो संसद है अगर पूछे कि संसद के कितने सदन है, अगर सदन पूछे तो 2 आएगा। कौन कौन से? लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगर पूछे कि संसद के भाग कितने हैं तो भी 2 ही आएगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगर पूछे कि संसद के अंग कितने हैं, फिर क्या आएगा? 3 आएगा। तीसरा कौन होगा? प्रेसिडेंट, ओके। कहने का मतलब है सदन पूछे संसद के या भाग पूछे, बात एक ही है, क्योंकि 2 ही होते हैं, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगर अंग पूछे तो संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कि बीएसएफ। तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 में हुई थी। और अगर पूछे असम राइफल की स्थापना कब हुई थी, तो असम राइफल की स्थापना तो हुई थी 1835 में। कब हुई थी? 1835 में। लेकिन उस वक्त इसका असम राइफल नाम नहीं था। लेकिन असम राइफल की स्थापना जो है वो कब मानी जाती है? 1950 में। रियल में कब मानी जाती है? 1950 में, क्योंकि असम राइफल का पुराना नाम जो है वो कुछ और था जब 1835 में उसकी स्थापना हो चुकी थी, ओके। और इसके अलावा जो है आपको बता दूं कि आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, और एसएसबी की स्थापना हुई थी 1963 में, और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1969 में, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना दल कौन सा है, तो सबसे पुराना दल है असम राइफल। कौन सा है? असम राइफल। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1835 में हुई थी, लेकिन किसी और नाम से हुई थी। और असम राइफल इसका नाम कब पड़ा था? 1950 में, 1950 में इसका नाम पड़ा था, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मकड़ी का जाला जो है ये किस से बना होता है? तो मकड़ी का जाला प्रोटीन से बना होता है। मकड़ी का जाला किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि मकड़ी द्वारा जो छोड़ा जाता है उसे स्पाइडर सिल्क द्रव कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्पाइडर सिल्क द्रव, ठीक है। ये कोई लिक्विड होता है जो हवा में आते ही सूख जाता है बिल्कुल ही। तो मकड़ी द्वारा जो छोड़ा जाता है उसे स्पाइडर सिल्क द्रव कहा जाता है, और वही जाले का रूप लेता है क्योंकि वो हवा में आते ही सूख जाता है, जो एक तरल पदार्थ होता है, ओके। और इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं, जो कि मकड़ी होती है वो किस संघ की प्राणी होती है? वो होती है आर्थ्रोपोडा की, ठीक है। किसकी होती है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ की प्राणी होती है। और अगर पूछा जाए कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं, या फिर पूछा जाए कि कितनी आँखें होती है, तो आपको बता दूं मकड़ी के जितने पैर होते हैं उतनी ही आँखें होती हैं, अर्थात 8 ही पैर होते हैं और 8 ही
आंखें होती हैं। ओके, और मकड़ी की आयु अगर पूछा जाए तो मकड़ी की आयु 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक मानी जाती है। मकड़ी की आयु जो है 5 वर्ष से 20 वर्ष तक मानी जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चेरव किस राज्य का एक बहुत पुराना पारंपरिक नृत्य है? तो चेरव जो है ये मिज़ोरम का पारंपरिक नृत्य है, और मिज़ोरम जो है ये भारत का उत्तर पूर्व राज्यों में से एक है। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में से एक है, उत्तर पूर्व राज्यों में से एक है। और मिज़ोरम की राजधानी क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मिज़ोरम की कैपिटल जो है राजधानी वो क्या है। ओके, और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो मिज़ोरम है ये किस में पाया जाता है, ये 7 सिस्टर में पाया जाता है। 7 सिस्टर का मतलब है उत्तर पूर्व के वो 7 राज्य जिनमें मिज़ोरम भी आता है। अब उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं वो कौन से हैं? एक तो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मेघालय, पांचवा है मिज़ोरम, छठवां है नागालैंड और सातवां है त्रिपुरा। ओके, और इसके अलावा नूरजहां किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी? तो आंसर आएगा जहांगीर। और इन्होंने जहांगीर से शादी कब की थी? 1611 में। ओके, 1611 में शादी की थी। और नूरजहां एक विधवा औरत थी जिसके पहले पति जो थे उनका नाम था अलीकुल वैग। जो पहले पति थे उनका क्या नाम था? अलीकुल वैग। ठीक है, अलीकुल वैग, तो ये भी ध्यान रखना, अलीकुल वैग था। और जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो था सलीम। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। और बचपन में ही इसने अपनी से ही दुगनी उम्र की महिला थी एक अनारकली, उनसे मोहब्बत कर बैठा था। और ये बस कहानी ज़रूरी नहीं। और नूरजहां जो है उसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो वो था नूरी। यहाँ आएगा नूर महल। ओके, नूर महल, नूरी या नूर महल। क्लियर? और इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो मैं आपको बता दूं। जहांगीर का आपको मैंने बता दिया कि इनका पुराना नाम था राजकुमार सलीम। और जहांगीर को और किस नाम से जाना जाता था? तो जहांगीर को पेंटर किंग के नाम से जाना जाता था, पेंटर किंग। ओके, इनको किस नाम से जाना जाता था? पेंटर किंग कहकर बुलाया जाता था। और जहांगीर जो है ये अकबर के बेटे थे और जो ज़्यादा समय लाहौर में बिताते हैं। ओके, और जहांगीर ने जो है भारत में तंबाकू जो उगाना था वो बंद किया था। और तंबाकू को लेकिन शुरू किसने किया था? तंबाकू को पुर्तगालियों ने शुरू किया था, और लेकिन बंद किसने किया था? जहांगीर ने किया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, और जो पुर्तगाली लोग हैं वो सबसे आखिर में भारत से गए थे। और किस राज्य पर कब्जा लास्ट में किया हुआ था इनका? गोवा पर किया हुआ था। और गोवा जो है वो 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था। ओके, गोवा प्लस दमन एंड दीव। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता दूं कि जहांगीर जो है इन्होंने एक मोती मस्जिद बनाई थी। वो कहाँ पे बनाई थी मोती मस्जिद? वो बनाई थी लाहौर में। जहांगीर ने एक मोती मस्जिद बनाई थी, कहाँ पे? लाहौर में। वैसे मोती मस्जिद 3 है, एक लाहौर में है, ठीक है, एक दिल्ली में है, ठीक है, एक लाहौर में है, एक दिल्ली में है और एक आगरा में है। 3 मोती मस्जिद है, लेकिन लाहौर वाली जो है वो जहांगीर ने ही बनाई थी। और जो दिल्ली वाली मोती मस्जिद है वो किसने बनाई थी अगर पूछा जाए तो वो बनाई थी औरंगजेब ने। ओके, और अगर पूछे कि आगरा वाली जो मोती मस्जिद है वो किसने बनाई थी तो वो बनाई थी शाहजहाँ ने। और शाहजहाँ जो है उनके जो कार्यकाल है उनके कार्यकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ओके, और शाहजहाँ ने और क्या बनाया था? शाहजहाँ ने दिल्ली का जो लाल किला है उसका भी निर्माण करवाया था। और वैसे लाल किला 2 है, एक आगरा का भी है। आगरा का लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? उनका निर्माण अकबर ने करवाया था। ओके, तो जो आगरा का लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, लेकिन दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और शाहजहाँ के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, टेक केयर।